नमस्कार मित्रों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम 2025 में आए हुए प्रश्न पत्र हल करेंगे और देखेंगे कि सामान्य ज्ञान में, शिक्षण अभिरुचि में और साहित्य भाषा अभिरुचि में किस प्रकार का प्रश्न आता है। साथ साथ आपको निबंध कैसे लिखना है, पल्लवन कैसे करना है, इस पर भी आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और आप अंत तक देखने का जरूर प्रयास करेंगे। आप सभी की इच्छा होगी कि केंद्रीय निसंस्थान आगरा में जाकर के आप अपने हिंदी में भविष्य को उज्जवल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मित्रों। पहला प्रश्न है, मथुरा नदी मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था है शिकार अवस्था। लोकसभा के निर्वाचन के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? अधिसूचना लोकसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग जारी करता है। मित्रों, एक संविधान से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। हमारे समय में वोट के बारे में पूछा गया था कि मतदाता किस सूची में संबंधित है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन से अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है, आप इस पर अपना ध्यान जरूर आकर्षित कीजिएगा। एक मार्क आपका आपके हाथ में है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि शरीर का वो त्याग दिए थे और मोक्ष की प्राप्ति उन्हें हुई थी। तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और कुशीनगर एक जिला है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये साहित्य का प्रश्न है, लेकिन ये रचना के आधार पे सामान्य ज्ञान में पूछा गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचयित है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर ने किया था। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। मित्रों, प्रश्न विज्ञान से, भूगोल से, इतिहास से, सभी क्षेत्र से सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे। इसीलिए मनोहर पांडे जी की किताब हो या फिर ल्यूसेंट जी की, आप अच्छे से घोल कर पी लीजिएगा, क्योंकि एक मार्क भी हमें सिलेक्शन दिलाने में मददगार साबित होता है। भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है राष्ट्रपति। गुजरात प्रांत की राजधानी है। प्रांत मतलब राज्य। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर। पहले अहमदाबाद था, अहमदाबाद स्थानांतरित होके वर्तमान में गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। दूध की शुद्धता की माप किस उपकरण से की जाती है? दूध की शुद्धता की माप जब हम करते हैं तो किस उपकरण से करते हैं? लैक्टोमीटर से किया जाता है। इससे भी संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है उपकरण के बारे में कि किस उपकरण से कौन सी शुद्धता मापी जाती है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडल का दाब। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। श्री राम मंदिर कहाँ स्थित है? श्री राम मंदिर, ये आप जानते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, अयोध्या में स्थित है। भारत में किस केंद्र से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो उपग्रह की बात किए जा रहे हैं। उपग्रह किस केंद्र से? इसका सही आंसर होगा मित्रों श्रीहरिकोटा से। और श्रीहरिकोटा में कौन से केंद्र से? श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन केंद्र से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही सरल आसान प्रश्न है। शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय क्रिकेट की वनडे टीम के वर्तमान कप्तान कौन है? ये प्रश्न जो है मित्रों वर्तमान कप्तान यानी 2025 के आधार पे पूछा गया। उस समय शुभमन गिल थे, लेकिन अभी उन्हें हटा दिया गया है। और आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में क्रिकेट की वनडे टीम के कप्तान कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अफगानिस्तान देश की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल है।
आप देख सकते हैं मित्रों कि प्रश्न कहां से किस प्रकार से पूछा जा रहा है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, जिन्हें कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज जी को। भारतीय राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? भारतीय राष्ट्रीय गान के रचनाकार हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र चटर्जी किसके रचनाकार हैं? ये राष्ट्रगीत के रचनाकार हैं। राष्ट्रगीत जो कि इनके द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास से उद्धृत पंक्ति है। प्रातःकालीन धूप हमें कौन सा विटामिन देती है? प्रातःकालीन धूप हमें सूर्य का किरण से हमें कौन सा विटामिन मिलती है? विटामिन डी। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है। मित्रों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और आप लोक नृत्य के बारे में, सभी राज्य के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। और आप सभी के लिए मैं इसी तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न के ऊपर वीडियो लाऊंगा और आप ध्यान पूर्वक अंत तक देखेंगे, सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना गया है, लेकिन अभी हॉकी जो है, क्योंकि हॉकी एक ऐसा खेल है जो कि विश्व स्तर पर भारत अपनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता के कारण हॉकी को राष्ट्रीय खेल मानता है। अब हम आते हैं शिक्षण अभिरुचि के ऊपर। शिक्षण अभिरुचि जब आप सॉल्व करेंगे मित्रों, तो आप अपने आप को शिक्षक मानकर कीजिएगा, तभी आपको आंसर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। शिक्षक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है क्या? शिक्षण को रोचक बनाना। रोचक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको टीचिंग देना है। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण को रोचक बनाना है। परीक्षा लेना नहीं, गृह कार्य करना नहीं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना नहीं। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना ये बच्चों के ऊपर बर्डन होता है। परीक्षा से बच्चे डर जाते हैं और गृह कार्य करना हर बच्चों के लिए सुविधाजनक परिस्थिति नहीं होती। तो शिक्षक का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि शिक्षण को रोचक बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। दृश्य श्रव्य सामग्री सहायक होती है किसमें? दृश्य श्रव्य यानी कि बच्चा जिसे देख सकता है और सुन सकता है, ऐसा आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास में ले जाना है। तो अगर वो चीज से हम अगर पढ़ाते हैं तो क्या होता है? पाठ को स्पष्ट करने में, पाठ को रुचिकर बनाने में, देख सुनकर सीखने में, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें होंगी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। जब हम मान लीजिए अगर हम पृथ्वी के बारे में पढ़ा रहे हैं, पृथ्वी का अगर हम ग्लोब ले जाते हैं कक्षा में, तो पाठ को स्पष्ट करने में बच्चे आसानी से स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं। पाठ को रुचि भी उन्हें लगने लगती है, बच्चे आसानी से रुचि लेके भाग लेते हैं। तो इसीलिए टीचिंग मटेरियल हमें क्लास में प्रयोग करना चाहिए। याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि प्रत्यय को समझना। प्रत्यय का अर्थ है अवधारणा। जो भी पाठ पृष्ठभूमि दी जाएगी उसे हमें समझना है। यही सबसे अच्छा तरीका है कि किसी भी पाठ को हम समझकर याद करना है। बालक के आक्रामक व्यवहार को दूर किया जा सकता है। यदि किसी भी बालक के आक्रामक व्यवहार को हम कैसे दूर कर सकते हैं? देखिए, बालक के आक्रामक व्यवहार का कारण पता किया जाए। मित्रों, सबसे पहला सबसे सटीक आंसर आपका क नंबर होगा। अगर कोई भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले कारण पता लगाएंगे और यही सबका सबसे सटीक उत्तर होगा। क्योंकि बच्चा अगर आक्रामक व्यवहार कर रहा है तो उसे दूर करने के लिए हमें सबसे पहले कारण पता लगाना होगा। अगर बालक को दंड दिया जाए, नहीं। बालक की उपेक्षा की जाए, नहीं। बालक को एकांत में रखा जाए, नहीं। अगर ये सारी चीजें हम करेंगे बालक के साथ तो बालक कक्षा में निरंतर रूप से कक्षा करने नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले उनकी भावनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे। बेसिक शिक्षा का विचार किसने दिया था? बेसिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा भी कहा जाता है, जो कि महात्मा गांधी जी ने दिया था। अध्यापक का सदाचारी होना आवश्यक है, क्योंकि सदाचारी मतलब अच्छा व्यवहार होना। अध्यापक का सदाचारी होना क्यों आवश्यक है?
क्योंकि अध्यापक राष्ट्र निर्माता है। इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है? नहीं। कोई भी अध्यापक अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक अध्यापक नहीं हो सकता अगर वो अंदर से अध्यापक है। छात्र के लिए अध्यापक अनुकरणीय होता है। अनुकरण मतलब बच्चे देखकर सीखते हैं, उसे कॉपी करते हैं, अध्यापक के सभी आचरण को, अध्यापक के सभी व्यवहार को अनुकरण करते हैं, उसे अपने चरित्र के अंदर आत्मसात करते हैं, उसे कॉपी करते हैं। इसीलिए अध्यापक को एक अच्छा व्यवहार उनके सामने रखना चाहिए ताकि बच्चे गलत व्यवहार ना सीखें। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर। विद्यार्थी उस अध्यापक को पसंद करते हैं जो स्वस्थ और सुंदर हो? नहीं। बालक को खूब पढ़ाता हो? अगर खूब पढ़ाएंगे तो बच्चे भाग सकते हैं। शिक्षक की अधिक डिग्रियां रखता हो? नहीं। बालक को अच्छी तरह पढ़ाता हो? बालक को उनकी रुचि के आधार पे, बालक को उनकी समझ के आधार पे, बालक को उनकी अवधारणाओं के आधार पे, उनकी समझ के आधार पे अच्छी तरह से पढ़ाता हो। इसका सही आंसर होगा घ। मित्रों, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन ये अगर आप शिक्षण अभिरुचि जब करेंगे तो इसमें हमारे अंदर समझ विकसित होना जरूरी है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का कार्यालय मतलब एनसीटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। एनसीटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है मित्रों आपका दिल्ली में, लेकिन उसके 4 और भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि भुवनेश्वर में है, भोपाल में है, और एक आपका दिल्ली में मुख्यालय है, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलोर में है। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न क्यों पूछता है? एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न क्यों पूछता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। सबसे पहला यही होगा आंसर, क्योंकि अगर विद्यार्थी कक्षा में अन्य मनस्क रहते हैं, विद्यार्थी बच्चे जो होते हैं कक्षा में मौजूद होते हैं लेकिन उनका मन कहीं और होता है, तो विद्यार्थी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है। एक कुशल शिक्षक कौन होता है? कुशल मतलब अच्छा। कुशल शिक्षक कौन होता है? जो छात्र के स्तर को समझे और उसी के अनुसार पढ़ाए। छात्रों के स्तर यानी कि बच्चा किस में रुचि रखता है, बच्चा कितना स्तर तक समझ पाता है, क्योंकि कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा लेट से समझता है। इसीलिए छात्रों के स्तर को हमें पहले समझना है और उसके अनुसार पढ़ाना है। इसी को एक कुशल शिक्षक कहा जा सकता है। शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए अपने दायित्व ठीक से निभाना चाहिए। सबसे प्रमुख है दायित्व निभाना। अगर शिक्षक अपने समाज में दायित्व अच्छे से निर्वहन करता है तो सामाजिक कार्य करते रहना चाहिए। वो सामाजिक कार्य करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि समाज को अपने दायित्व से एक नई दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षक बना है। इसका सही आंसर होगा घ नंबर। पुस्तकालय विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करते हैं। तो पुस्तकालय जो है विद्यार्थियों को अवसर प्रदान क्यों करते हैं? अपनी रुचि के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्व शिक्षा के लिए, कक्षा में पढ़ाए ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। तो उपयुक्त सभी ये सभी कारण से विद्यार्थी पुस्तकालय को अवसर के रूप में प्रदान करते हैं। स्थायी सीखने के लिए कौन सी विधि उत्तम है? स्थायी मतलब जो चीज हम सीखेंगे वो सब दिन के लिए रह जाए। तो कौन सी विधि, कौन सा उपाय? शिक्षण प्रक्रिया जब आप करेंगे, टीचिंग कर देने जाएंगे बच्चों को, तो विभिन्न प्रकार की विधि से आप परिचित होंगे। तो ऐसा क्या चीज है, कौन सा विधि है जो कि बच्चे सभी दिन के लिए सीखें? करके सीखने की विधि। इसका सही आंसर होगा क। शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए? देखिए, विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधि होते हैं, कथन विधि, व्याख्या विधि, पठन विधि, इस तरह से संवाद विधि। तो ये शिक्षण विधि का जो हम सिलेक्ट करते हैं किस आधार पे करेंगे? पाठ्यक्रम के आधार पे, छात्रों की संख्या के आधार पे, कि विषय की प्रकृति और छात्रों की आवश्यकता। तो इसका सही आंसर होगा ग नंबर।
कि शिक्षण विधि का चयन हम कब करेंगे, कि विषय की प्रकृति देखेंगे कि कौन सा विषय कितना कठिन है, सरल है, और छात्र को आखिरकार जरूरत कितना है, इसी के आधार पे। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए जो है व्याख्या विधि आप नहीं अपनाएंगे, छोटे बच्चों के लिए व्याख्या विधि उपयुक्त नहीं होता। व्याख्या विधि आप बड़े कक्षा के लिए अपनाएंगे। छोटे बच्चों के लिए तो खेल विधि सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। किशोर विद्यार्थियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, किशोर विद्यार्थी के प्रति हमारा नजरिया कैसा होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ग नंबर। स्वस्थ विचार विमर्श कर निर्णय उन पर छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर हम कक्षा में विचार विमर्श कर ले रहे हैं और विद्यार्थी स्वयं अपना निष्कर्ष अपने दृष्टिकोण के अनुसार प्रदान करेंगे तो वो निर्णय जो है हम उनके ऊपर छोड़ देंगे, वो खुद से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विद्यालय में खेल आयोजन के समय आप अवकाश मनाएंगे, छुट्टी मनाएंगे? नहीं, इसका सही आंसर होगा मित्रों, यथासंभव खेलों में भाग लेकर छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, कोई भी चीज जब प्रश्न पूछा जाएगा तो शिक्षक स्वयं उसमें सक्रिय रूप से भाग लेंगे, तभी छात्र उनसे देखकर सीखते हैं और उनका उत्साह को वर्धन करते हैं। इसका सही आंसर होगा घ नंबर, यथासंभव खेलों में भाग लेकर छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे। मित्रों, ऐसे अगर मैं सारा ऑप्शन अगर एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे समझ आएगा, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किस प्रकार से हमें पढ़ना है। अगर सारा ऑप्शन समझाना है तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चलेगा, इस प्रकार से कमेंट आप कर सकते हैं। आपके विचार से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। इसका सही आंसर होगा क, क्योंकि सर्वांगीण में ही सब चीज चले आता है। बालक का शारीरिक विकास भी, बौद्धिक विकास भी, सामाजिक विकास भी, सांस्कृतिक विकास भी, तो ये सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आता है। अधिगम द्वारा प्राप्त ना होने वाली चीज, अधिगम मतलब होता है सीखना। तो सीखने के द्वारा बच्चा क्या प्राप्त करता है? ज्ञान सीखता है, कौशल सीखता है, समायोजन सीखता है। लेकिन प्रौढ़ता, प्रौढ़ता मतलब परिपक्वता, परिपक्वता बालक में कब आता है? सीखने के द्वारा नहीं आता, बल्कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे धीरे धीरे परिपक्व होने लगते हैं। सही आंसर होगा इसका ख नंबर। सीखने में अनुशासन के लिए अध्यापक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? शिक्षण समय कम करना चाहिए, कक्षा प्रबंधन करना चाहिए। अगर बच्चे सीख रहे हैं तो अनुशासन के लिए आप क्या करेंगे? कक्षा को मैनेजमेंट करेंगे, यानी कि क्लास मैनेजमेंट। अपने छात्रों के भविष्य के बारे में आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे? कि उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। इसका सही आंसर होगा घ नंबर। अधिगम की सफलता किन पर निर्भर करती है? अधिगम की सफलता, अधिगम मतलब सीखना, तो सीखना बच्चा अगर सीख रहा है तो किस पर निर्भर करता है? शिक्षक पर, पाठ्यक्रम पर, छात्र पर, उपयुक्त सभी पर। तो ये सभी पर होगा, इसका सही आंसर होगा सभी, क्योंकि छात्र स्वयं सीखेगा। किसके द्वारा सीखेगा? पाठ्यक्रम से और शिक्षक के मार्गदर्शन से। समय को बर्बाद ना करने हेतु छात्रों को हम कैसे बच्चों को समझाएंगे कि भाषण देके समय के महत्व पर भाषण देना नहीं, समय की बर्बादी की हानि बताएंगे नहीं। अगर कोई भी चीज बताने से संबंधित है, भाषण से संबंधित है मित्रों, तो वो आप गलत कर दीजिएगा। स्वयं समय का सदुपयोग करेंगे। अगर एक टीचर खुद समय पे आ रहा है तो बच्चे उनसे देख करके सीखेंगे। तो ये मित्रों यहाँ पे जो है उपयुक्त सभी दिया हुआ है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ग नंबर। अगर टीचर स्वयं समय का सदुपयोग कर रहे हैं तो बच्चे आत्मसात करेंगे। प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य है परीक्षा पास करा देना, क्योंकि बच्चे कक्षा जाए या ना जाए उनको पास करा देना है, पैसे लेके धन कमाना और शिक्षा की कमी को पूरा करना। उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। प्रभावशाली और सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। देखिए, प्रभावशाली और सफल शिक्षण कैसा हो सकता है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर हमें सफल शिक्षण देना है तो व्यवहारिक विषयों से
व्यवहारिक उदाहरण से विषय पढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों क नंबर। अगर हम व्यवहारिक उदाहरण देते हैं बच्चों को, तब बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम परिवेश के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो परिवेश के बारे में पढ़ाते समय हमें बच्चों को परिवेश की ओर अग्रसर करना है और उन्हें उन परिवेश के बारे में बताने से अच्छा है कि परिवेश की तरफ उन्हें ले जाना है, उन्हें पर्यवेक्षण करवाना है, उन्हें दिखाना है कि परिवेश किस तरह से समायोजन करके मनुष्य उसमें रहते हैं। यह है आपका व्यवहारिक उदाहरण से समझाना। उन्हें बच्चे व्यवहार में आत्मसात करेंगे। छात्रों की स्व अध्याय में रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे? स्व अध्याय मतलब बच्चे खुद से पढ़ेंगे और इस तरह से उनमें हमें रुचि जागृत करना है। तो क्या करेंगे? स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे? नहीं, भाषण नहीं देना है। अभिभावकों को सूचित करेंगे? रुचिकार पत्रिकाएं विद्यालय में रखेंगे? नहीं। स्व अध्याय ना करने के परिणाम बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा मित्रों? देखिए, ये जो रुचिकर पत्रिकाएं विद्यालय में रखेंगे, स्वाध्याय ना करने के परिणाम बताएंगे और अभिभावकों को सूचित करेंगे, स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। भाषण देना गलत है, सूचित करना गलत है, स्वाध्याय ना करने के ये गलत। तो रुचिकर पत्रिकाएं विद्यालय में रखेंगे, तो रुचिकर पत्रिकाएं अगर विद्यालय में रखते हैं तो बच्चे स्वयं उसे जाके पढ़ेंगे और धीरे धीरे उनमें स्व अध्याय करने की रुचि जागृत हो जाएगी। मित्रों, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो ये मैं खंड ग के लिए अगली वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ हम करेंगे निबंध के ऊपर भी, पल्लवन भी किस प्रकार से लिखना है, आप सभी को किन किन बातों को ध्यान देना है, ये सब में बातें करेंगे। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें।